2024 की बिसात बीत चुकी है और सभी राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा के चुनाव के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। बीजेडी ने उड़ीसा में करीब करीब पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने 2024 के लिए कमर कस ली। तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक सभी क्षेत्रीय क्षेत्रफों ने, राजनीतिक दलों ने 2024 का टारगेट फिक्स कर दिया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार जाने के बाद शिवसेना लगातार आक्रामक होकर रोड शो कर रही है, जनसंपर्क कर रही है और इसका मुख्य जो फोकस है वो 2024 है। लेकिन जो सत्ता में लगातार बने हैं 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी, इनका भी 2024 को लेके लगातार मंथन चल रहा है, प्लानिंग चल रही है और जो जिस हिसाब से संगठन उनका काम कर रहा है वो 2024 में फिर एक बार 300 पार या 350 पार का टारगेट देकर कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन वापस लाने का प्रयास कर। लेकिन सवाल हाइपोथेटिकल है कि नरेंद्र मोदी के सामने होगा कौन। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में ही देखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ही जिस हिसाब से विरोध के स्वर उठ रहे हैं और जिस हिसाब से बड़े नेताओं का खच्चीकरण चल रहा है, उनके पर छाटने की शुरुआत मोदी और अमित शाह जी ने की, उस हिसाब से कहीं ना कहीं बीजेपी में भी अंदरूनी विरोध होता हुआ नजर आता है। नरेंद्र मोदी के बाद कौन? क्योंकि 2024 में चुनाव जीतने के बाद मोदी जी कितने साल रहेंगे? वो 70 पार कर चुके होंगे या वो 75 का जो बैरोमीटर है वो उनको आड़े आएगा? ये तमाम बातें। तो नंबर 2 पोजीशन के लिए वर्तमान में हर जगह से, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस का नाम उछल रहा है, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल तैयार बैठे हैं, अमित शाह लगातार, ये लोग अपने आसपास फटके नहीं इसका ख्याल रख रहे हैं। संघ के तरफ से देखा जाए और सर्वमान्य बीजेपी में जो तमाम सांसद जिस नेता से बहुत ज्यादा खुश है वो है नितिन गडकरी, उनका एक नाम है सामने। तो सर्वप्रथम तो मोदी जी को इन्हीं लोगों से सुलझना है, उलझना है। सबसे पहले ये देखना है कि पार्टी किसी भी हालत 300 के पार आंकड़ा लाए। यदि पार्टी 220, 230, 240 पे आ जाती तो ऐसे में सरकार बनाने के लिए सरकार एनडीए की बनेगी, लेकिन फिर बीजेपी के साथ जो घटक दल होंगे एनडीए के, उनके मायने बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वो तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन, भले ही बीजेपी से हो लेकिन कौन हो। और ऐसे में फिर मोदी जी का दावा बहुत कमजोर नजर आता है, क्योंकि मोदी जी माई वे और हाईवे या सिर्फ अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं। जो एनडीए के घटक दल, क्योंकि अभी बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सीटें हैं, तो उनके पास जो दिया तो भला, नहीं दिया तो भला, इस मुद्रा में एनडीए के बाकी घटक दल जो समर्थक है वो साथ। बाकी जो लोग हैं, जिस दिन उनको लगेगा कि उनके समर्थन से सरकार बनेगी तो फिर वो अपने हिसाब से प्रधानमंत्री भी अपना चाहेंगे, मंत्रिमंडल भी अपना बनाएंगे, फिर अपने मंत्री भी अपने तय करेंगे और मंत्रालय भी तय करेंगे। ये तो पहला सिनेरियो आता है। ऐसे में भाजपा के अंदर ही नितिन गडकरी का नाम सबसे आगे हो सकता है, राजनाथ सिंह भी है। फिर यदि मुख्यमंत्रियों से बात करें तो शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी लगातार 3-4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद नंबर 2 पोजीशन पे वर्तमान में जो है कैबिनेट में अमित शाह, वो भी अपनी दावेदारी छोड़ने में पीछे नहीं रहे। लेकिन फिर संघ क्या टोन बदलता है, और जब कमजोर नेतृत्व होता है तो फिर जो सांसद है वो भी फिर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। अभी तो एक डर है, इस डर के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड सब लोग बात करते हैं, रिकॉर्ड पे कोई बात करने को तैयार नहीं। और गडकरी जैसे 2-3 लोग हैं कि जो कभी राजनाथ सिंह कुछ बोल देते हैं, कभी गडकरी कुछ बोल देते हैं, उसमें बवाल हो जाता है। ये बीजेपी की अंदरूनी स्थिति। यदि विपक्ष की तरफ देखा जाए तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। मरी हुई हालत में भी उनके 40-45 यदि सांसद आते हैं तो बाकी राज्यों के तुलना में वो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीटें आती है बीजेपी के पास। यदि उत्तर प्रदेश में देखें हम, यदि बीजेपी ने 20 सीटों का भी गड्ढा खा लिया तो भी
वहां समाजवादी पार्टी बहुत दम मार के 20-25 भी सीटें ले आई तो फिर वो कांग्रेस से कम ही हो। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया तो भी 42 पे आ जाता। आरजेडी और यूनाइटेड जनता दल ने पूरा स्वीप किया तो भी वो 30-35 तक सीटें ला सकते। शरद पवार पूरा दम लगाने के बाद भी 10-12 सीटों से आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी सारे राज्य छोटे हैं जहां पूर्ण रूप से राजनीतिक दल ने पूर्ण स्वीप करने के बाद वो 40 का आंकड़ा पार नहीं कर पाते। ऐसे में यदि कांग्रेस इस परिस्थिति में जहां 10 साल की इनकम्बेंसी है और पार्टी का कर्नाटक और बाकी जगह परफॉर्मेंस ठीक रहा, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का साथ में लेकर एक यूपीए का उनके पास कुल मिला के 70-80 सीटें हो गई, तो फिर प्रधानमंत्री कांग्रेस का होगा, तो बाकी दल उनको कैसा साथ देंगे? या फिर कांग्रेस ने यह तय कर लिया कि हम बाहर से समर्थन करेंगे या समर्थन देंगे। ऐसे में फिर विपक्ष में नाम कौन सा बड़ा? विपक्ष में एक नाम है नीतीश कुमार, जो केंद्र में भी रह चुके हैं और केंद्र से भी उन्होंने राजनीति की है। वर्तमान में वो बहुत साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी केंद्र में रोल यदि मिलता है प्रधानमंत्री का तो मना नहीं करेंगे। उनके पीछे बीजेडी से लेके तमाम बाकी ममता दीदी और ये सब समर्थन दे सकते हैं। ऐसे में उनका एक नाम चल सकता है विपक्ष में, यदि हम कहें कौन आए तो। दूसरी ओर एक नाम दीदी का स्वयं का है, यदि दीदी बनना चाहे और फिर बाकी लोगों ने समर्थन दिया दीदी को, खासकर बीजेडी और फिर जगन मोहन और केसीआर इन और साउथ दक्षिण भारत के लोगों ने समर्थन दिया, तो फिर दीदी भी आ सकती। लेकिन दीदी के साथ प्रॉब्लम ये है कि दीदी यदि बंगाल छोड़ती है तो फिर बंगाल हाथ से जाने का डर है, इसलिए वो उसके आने के चांसेस कम है। यदि हम उड़ीसा की बात करें तो वहां से बीजू जनता दल वो अपने मुख्यमंत्री पद को लेकर और अपने राज्य को लेकर बड़ी खुश है, वो नहीं आ पाते। जगन रेड्डी को भी अपने राज्य में आंध्र प्रदेश में ये देखना होगा, यदि वो आते तो पीछे आंध्र प्रदेश उनके हाथ से नहीं चला जाए, क्योंकि वहां टीडीपी पूरा जोर लगाए हुए है कि किसी भी हालत में सत्ता वाईएसआर कांग्रेस से उनके पास आ जाए। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में प्रधानमंत्री पद के लिए कभी तमिलनाडु से कोई ऐसा अभिलाषा उनकी है नहीं। हमारा राज्य हमको ठीक चलने दो और हमारा कुछ रिप्रेजेंटेशन केंद्र में रहे, ऐसा डीएमके और एआईएडीएमके कोई भी यदि सत्ता में आते हैं, क्योंकि इनका कोई नहीं है ये कब इस तरफ जाए। डीएमके कभी यूपीए में जाता है, कभी एनडीए में जाता है, इनका कोई ईमान धर्म तो है। यदि केरल में आए तो केरल में एक लेफ्ट की लॉबी, वो बीजेपी के एंटी ही खड़ी हो सकती, वो समर्थन दे सकती। तो कुल मिलाकर एक नया नाम भी हम सोच सकते हैं, वो है केसीआर। तेलंगाना छोटा राज्य है, लेकिन उस राज्य का मॉडल, जो विकास का मॉडल जिसको हम कह सकते हैं, वो गुजरात के विकास के मॉडल से कई गुना अच्छा है। गुजरात का विकास का मॉडल पेपर पर था और केसीआर का तेलंगाना का विकास का मॉडल यह आपको बाकायदा यथार्थ के धरातल पे दिखाई देता है। जहां 8 साल में, मात्र 8 साल में, 8 साल पुराना राज्य है, सबसे युवा राज्य है, 8 साल में उसने जीडीपी 200% बढ़ा दिया। वहाँ का इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बहुत बढ़िया है। वहाँ ऐसे कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है जो तेलंगाना में आपको नहीं मिलेंगे। मतलब उन्होंने अपने यूनिट्स लगाए हैं, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। पानी, सड़क, बिजली, ये जो मूलभूत सुविधाएं होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें 24 घंटे पानी घर में पीने का और खेती को मिल रहा है। बिजली 24 घंटे अच्छे क्वालिटी की, और वो भी किसानों को पूरी बिजली फ्री मिल रही है। अनुदान भी बहुत मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर भी करीब करीब ठीक है, हैदराबाद में छुटपुट घटनाओं को छोड़ा दिया जाए। ऐसे में वो एक मॉडल लेके आए। यदि केसीआर ने बाहर आने का प्रयास किया, क्योंकि उनके यहाँ उनके सामने कांग्रेस नहीं के बराबर है। बीजेपी वहां पैर जमाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हैदराबाद तक हिंदू मुसलमान करके वहीं कर सकती है। बाकी प्रदेश में हिंदू मुसलमान होने का कोई चांस नहीं वहां पे। और उनका अपना बेटा खुद तैयार हुआ है, वो अभी मंत्री है, तो बेटे के हाथ में विरासत छोड़ के वो केंद्र में आ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो लगातार बीजेपी का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में क्या वो अल्टरनेट बन के आएंगे तो बता नहीं सकते। हाँ, जैसा देवगौड़ा साहब आ गए थे प्रधानमंत्री बन के, यदि कोई बनना नहीं चाहे और यदि विपक्ष को एक कैंडिडेट चाहिए, तो एक मजबूत कैंडिडेट के नाम से
केसीआर का भी नाम, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का हम सोच सकते। ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में हम मोदी का अल्टरनेटिव समझ के बीजेपी में और बीजेपी के बाहर इन लोगों को सामने आकर सरकार बना सकते। लेकिन फिर मैंने कहा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, 2024 में भी बहुत गंगा में पानी बहना है। उसके पहले क्योंकि सामने बीजेपी है, बीजेपी चुनावी गणित जानती, वो गिमिक्स खेलना जानती। कोई ऐसा राष्ट्रवाद का तड़का, ऐसा कुछ 2024 के पहले हो जिससे जनमानस सारी गलतियां भूल के 10 साल की जो गलतियां की हैं, जो मात्र बोल वचन दिए गए हैं, जो हवाबाजी हुई है और यथार्थ के धरातल पे बहुत कम काम हुआ है, ये सारी बातें, सारे अपयश पे चद्दर डालकर किसी ऐसे इशू पे सरकार के समर्थन में खड़ा हो जाए पूरा देश, तो फिर कुछ नहीं कह पाते। यह हमने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देखा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक यदि नहीं होता, वो यदि इशू नहीं होता राष्ट्रवाद का, तो शायद बीजेपी को 300 पार करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन 5 साल की उपलब्धियां कुछ नहीं होते हुए भी, इकोनॉमी देश की डिरेल होते हुए भी, सभी समस्याएं यथावत बनी रहते हुए भी सरकार वापस में आती है, क्योंकि कोई भी मतदाता वो इमोशनल होता है, अपने देश के प्रति समर्पित होता है। तो ये लोग ऐसा खेल करते हैं और उसका काट विपक्ष कैसा लाता है, ये भी देखना है। कांग्रेस ने अभी अध्यक्ष कौन बनेगा इसी पे असमंजसता है, लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो करीब करीब 200 कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रॉस करेगी। राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे, 200 कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर होगी लोकसभा की। और खासियत है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसीज वो है जिसमें या तो कांग्रेस सत्ता वहां जीत चुकी है या नंबर 2 पोजीशन पे, बहुत कम वोटों से हारी। तो इन 200 कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि कांग्रेस को जीवन दान देने का प्रयास किया, उसमें से 100 भी यदि कांग्रेस के हाथ में आती है, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। वो तीसरे 3 फिगर में आ, और यदि कांग्रेस 3 फिगर में आती है, तो फिर कुनबा जुड़ने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस सबको लेके चलती है। ये पहले भी देखा गया है। मतलब वर्तमान में राजनीति में आता क्यों कोई, सब पैसा कमाने के लिए आता। खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो, इस उपलक्ष्य में चले तो कांग्रेस के पक्ष में तमाम लोग आते हुए नजर आएंगे। वर्तमान में बीजेपी का जो नेतृत्व है मोदी जी का, उनका बड़ा एक रूल है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस सिलेक्टेड लोगों को खिलाऊंगा। तो उस सिलेक्टेड लोगों को खिलाने की वजह से एक कहीं ना कहीं उनके पार्टी में भी अनरेस्ट है, क्योंकि कैडर, नेता, इन सबको पता है चुनाव में पैसा लगता है। और हर जगह यदि सरकार पार्टी के सामने कटोरा लेके आ जाए और बोले कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ करो, और जब जनता के लिए कुछ नहीं करता नेता, तो फिर जनता भी उसको धुतकारती। यही कारण है कि 2024 की बात निकालने पे कई सांसदों के माथे पे चिंता की रेखाएं दिखाई देती। लेकिन फिर हमारे देश की, जैसा मैंने कहा, कि इमोशनल बात होती है। ये देखना होगा कि सही समय पर सही जगह पे क्या चाल चली जाती है, विपक्ष इसका काट कैसा ढूंढते हैं, और विपक्ष अपने आप को लोकसभा में किस मजबूती के साथ पेश करता है, या राज्य में विधानसभा हमारी और लोकसभा तुम्हारी, ये फॉर्मेट में यदि आता है, तो फिर बीजेपी के मोदी जी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जीएसटी के आने के बाद जिस हिसाब से राज्य सरकारों को कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ रही है केंद्र से, तब से लेके ये कई राजनीतिक जो क्षेत्रीय दल है उनसे जब बात होती है, तो वो कहते हैं कि हमारा लोकसभा में होना ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि लोकसभा में जब तक हमारा प्रेशर ग्रुप नहीं होगा, तब तक हम केंद्र से हमारी बातें मनवा नहीं सकते। यदि इस एटीट्यूड के साथ सारे क्षेत्रीय दल लड़े, तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। जहां बीजेपी कांग्रेस आर पार आमने सामने है, वहां कांग्रेस को एज मिल सकता है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होती है। पर लेकिन उसके लिए कांग्रेस नेतृत्व को तैयार होना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष को, एक किसी आदमी को अध्यक्ष बनना होगा, पार्टी के संगठन में जान फूकनी हो। मात्र राहुल गांधी जाने से लोग, भीड़ तो इकट्ठा होती है, वो मतों में परिवर्तन करवाने के लिए जो सिस्टम है, वो सिस्टम कहीं ना कहीं नहीं होने से कांग्रेस लगातार चुनाव हार। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के सामने 2024 में कौन, एक ब्रॉड सिनेरियो जो मुझे दिखता है, वो मैंने आपके सामने रखा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।